उपासना अग्रवाल में आपका स्वागत है। हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था की श्रृंखला चल रही है उसमें हमने अभी तक पढ़ा, पंचायती राज प्रणाली के बारे में पढ़ा है, विकास खंडों का गठन कैसे हुआ, पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं और उससे संबंधित समितियां और उनकी सिफारिशों के बारे में हमने पढ़ा है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के इसे चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज का जो टॉपिक है वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखो बच्चों, हमारे संविधान का जो गठन है संविधान सभा के द्वारा हुआ है और संविधान में समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जाता है। संशोधन का अर्थ होता है प्रक्रिया में सुधार, तो संविधान संशोधन का अर्थ है संविधान की प्रक्रिया में सुधार। मेरे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा और मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए, कोई भी अधिनियम तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक वो दोनों सदनों से पास नहीं हो जाता है, लोकसभा से और राज्यसभा से। उसके पहले वो विधेयक होता है। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास हुआ और उसके एक दिन के बाद 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा से पास हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा 20 अप्रैल 1993 को सिग्नेचर किया गया और पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये कोई भी अधिनियम जो लागू कैसे होता है, जिस दिन वो गजट में प्रकाशित होता है, तो 24 अप्रैल को ये गजट में प्रकाशित हुआ। देखिए, गजट का मतलब होता है राजपत्र। जब कोई भी अधिनियम राजपत्र में जिस स्टेट में वो प्रकाशित होता है उस स्टेट से वो लागू माना जाता है। ठीक है, देखिए इस समय जो थे राष्ट्रपति वो शंकर दयाल शर्मा थे और जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो देखिए जो संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, वो भाग 9, एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 11वीं अनुसूची में पूरे 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया। ये विषय है कृषि से संबंधित है, भूमि से, महिलाओं से, शिक्षा से, इस तरह से ये 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया और 16 अनुच्छेद जोड़े गए। इसमें कुल 16 अनुच्छेद नए जोड़े गए। एक अनुच्छेद जो है 243, ये एक अनुच्छेद है और प्लस ये इसके 15 उप अनुच्छेद, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक, अर्थात 243 क से लेकर के 243 ऋ तक, ये 15 इसके उप अनुच्छेद और एक ये मुख्य अनुच्छेद, इसको मिलाकर के टोटल 16 अनुच्छेद हो गए। इस तरह से इसमें कुल 16 अनुच्छेद को जोड़ा गया है। 243 जो अनुच्छेद है और उसके जो उप अनुच्छेद हैं वो क्या कहते हैं, पंचायत के बारे में उसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये 73वां संविधान संशोधन जो है वो कहाँ कहाँ लागू नहीं है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू नहीं है और छठी अनुसूची के राज्य है जो मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, यहाँ पे ये लागू नहीं है, यहाँ पे ये लागू नहीं किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसमें क्या मुख्य बातें कही गई हैं, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाने की व्यवस्था की कही गई है, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पंचायतों की संरचना कैसी होनी चाहिए, त्रिस्तरीय, जो हम पढ़ चुके हैं। देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ठीक, और इसमें जो इसका ग्राम पंचायत, इसके मुखिया को प्रधान कहा गया है। खंड स्तर या जो ब्लॉक स्तर या मध्य स्तर की जो पंचायत समिति होती है वहां के का जो प्रधान है वो उसको ब्लॉक प्रधान कहा गया है या ब्लॉक प्रमुख कहा गया है और जिला स्तर पर अध्यक्ष। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है, देखिए इस यहाँ पे प्रधान और सदस्य दोनों निर्वाचित होकर के आते हैं। तो जो ग्राम पंचायत है इसमें प्रधान का और सदस्य का दोनों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, अर्थात हम अपने ही बीच से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। तो जब हम जनता अपने प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनती है उसको प्रत्यक्ष हम कहते हैं, चुनाव कहते हैं। तो यहाँ पे
जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रधान का भी हो रहा है और सदस्य का भी हो रहा है। और पंचायत समिति में जो सदस्य और ब्लॉक प्रमुख हैं, जो सदस्य और ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका निर्वाचन, जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आ रहे हैं, उनको बीडीसी कहा जाता है। जो ये सदस्य होते हैं, इनको, जो ये सदस्य होते हैं पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, उनको बीडीसी कहा जाता है। तो जो ये बीडीसी चुन करके आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ये अपने ही बीच से एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख होता है। तो इनका जो निर्वाचन हो गया अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जो हम जनता जो होती है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, वो प्रतिनिधि अपने बीच में से एक प्रतिनिधि चुनता है, तो उसको अप्रत्यक्ष हम निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिला परिषद में जो निर्वाचन होगा वहां भी सदस्य और अध्यक्ष दोनों का चुनाव होता है। तो जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आते हैं, जो अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आता है। ठीक है, देखिए अब मुख्य जो इसकी बातें हैं उसको समझिए। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस लिए? क्योंकि इस दिन ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। और सबसे पहले पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? 2010 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को चलाया गया था। तो पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद इसको लागू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। देखिए, यदि पूछता है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, पहला राज्य, तो वह है मध्य प्रदेश। यदि पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह राजस्थान। बिल्कुल याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद मध्य प्रदेश ने लागू किया था और वैसे सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया था। अब हम अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद को समझेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है उसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 क्या कहता है? परिभाषाएं बताता है। अब इसमें क्या परिभाषा दी है? तो जिला की परिभाषा। जिला क्या है? किसी भी राज्य का जिला से अभिप्राय है। सिंपल सिंपल, किसी भी राज्य के जिला से अभिप्राय है, इसमें ये लिखा है। ग्राम सभा, ग्राम सभा जो है वो किसी भी ग्राम के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली, मतलब जो भी ग्राम का जो पंचायत क्षेत्र है वहाँ की जो निर्वाचन मतलब मतदाता सूची है, उसमें जिन व्यक्तियों का नाम है पंजीकृत है, उन व्यक्तियों से मिलकर के एक निकाय बनेगा जिसको ग्राम सभा कहा जाएगा। ठीक है, फिर मध्यवर्ती स्तर, ग्राम स्तर और जिला परिषद के बीच के स्तर को मध्यवर्ती स्तर कहते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं, तो इस मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण कौन करेगा? किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो उसको अनुमोदित करेगा। किसके द्वारा? लोक अधिसूचना के द्वारा। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो बताएगा कि यह स्तर मध्यवर्ती स्तर है। ठीक है, पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र में अनुच्छेद 243 ख के अधीन कोई भी स्वायत्त शासन की संस्था, मतलब कोई भी संस्था जिसका स्वयं का शासन है, वो पंचायत कहलाएगी। चाहे वो निजी हो या किसी के नाम से हो, स्वायत्त शासन की संस्था होनी चाहिए, वो पंचायत कहलाएगी। ठीक है, पंचायत क्षेत्र, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, मतलब जो पंचायत है उसके आसपास का प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है, आसपास का क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है, तो वह क्षेत्र जो है वो पंचायत क्षेत्र कहलाएगा। जनसंख्या, जनसंख्या जो है ऐसे आंकड़े जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में प्रकाशित हुए हों, जनसंख्या कहलाएंगे। मतलब पंचायत के बनने से ठीक पूर्व की जनगणना में जो आंकड़े, जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, वो आंकड़े जनसंख्या कहलाएगा। ठीक है, ग्राम, किसी भी ग्राम का जो जैसे मध्यवर्ती स्तर है उसी तरह किसी भी ग्राम का जो है राज्य, उस राज्य का राज्यपाल, जो राज्यपाल है वो उस ग्राम का अनुमोदन करेगा लोक अधिसूचना के द्वारा। ठीक है, अब अनुच्छेद 243A या अनुच्छेद 243 का क्या कहता है? ये कहता है ग्राम सभा, इसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में इस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया ग्राम सभा की परिभाषा वही है कि वयस्क मतदाता जो मतदान सूची में जिनका नाम पंजीकृत है या रजिस्ट्रीकृत है, उनसे मिलकर के एक निकाय बनेगा जिसको ग्राम सभा कहा जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो इसका अध्यक्ष होगा वो सरपंच होगा। ठीक है, इसका अध्यक्ष सरपंच होगा और इसका निर्वाचन, मतलब अध्यक्ष का निर्वाचन वो जो है वो प्रत्यक्ष रीति से होगा। और इसकी जो बैठकें हैं वो
चूंकि सरपंच अध्यक्ष है तो वही करेगा, इसका जो अध्यक्षता बैठकों की सरपंच करेगा। ठीक है। ग्राम सभा के द्वारा विकास से संबंधित सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। ये जो मूल्यांकन होगा योजनाओं का वो ग्राम सभा करेगी, मतलब जो विकास की योजनाएं होंगी वो ग्राम सभा के पास लाई जाएंगी और फिर उसका मूल्यांकन ग्राम सभा करेगी। नियमित बैठकें, जो नियमित बैठकें हैं उसको सरपंच बुलाएगा और गणपूर्ति 1/10 रखी गई है। यदि गणपूर्ति कम होती है, नहीं होती है, तो जो सरपंच है वो बैठक को स्थगित कर देगा। ठीक है, गणपूर्ति याद रखेगा 1/10 की होनी चाहिए। यदि ये गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो सरपंच के पास अधिकार है कि वो बैठक को स्थगित कर देगा। अब अनुच्छेद 243B या अनुच्छेद 243 क्या कहता है? ये कहता है पंचायतों का गठन। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, वही कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। जो पंचायत की संरचना है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इसका ऐसा गठन होना चाहिए। लेकिन एक बात और कही गई है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पे 2 स्तर पर पंचायत होगी, वहां पे मध्य स्तर नहीं होगा। ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, मध्य स्तर नहीं होगा जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। देखिए मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो इतना ही, अंत तक बने रहिए। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है, आपको फायदा मिलता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।